सनातन मुसलमान और मछली के बाद चुनावी चरण दर चरण अपने चरम पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। जी हां, चुनाव में चरण दर चरण यानी कि फेज बाय फेज राजनेताओं का बयानी आचरण हर पल नए रंग दिखा रहा है, या यूं कहें कि बेशर्म रंग दिखा रहा है। बयानों की बयार थाली नारी और मुसलमान से डाइवर्ट होकर अब वर्दी तक आ गई है, या यूं कहें कि जवानों तक आ गई है। जी हां, चौंकिए नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के जवानों पर आतंकी हमला होता है। सेना ने 2 आरोपियों के स्केच जारी किए। सेना ने बकायदा कहा कि जानकारी देने वाले को 20 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। मगर इस पूरे मामले को लेकर सियासत आई है। इस हमले को लेकर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला असल में बीजेपी प्रायोजित है, चुनावी स्टंट था। उधर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमारे सिपाही रोज शहीद होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी खामोश क्यों हैं? ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है, और ये भी दिखता है कि कांग्रेस जिसके राज में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थी वो आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया, और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए, और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। रुकिए, मामला यहीं खत्म नहीं होता है। महाराष्ट्र चलिए। महाराष्ट्र में 26/11 की रात आईपीएस हेमंत करकरे की जो मौत हुई, उसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वेट्टीवार का एक बड़ा दावा सामने आया। वेट्टीवार कह रहे हैं आईपीएस अधिकारी हेमंत करकरे को गोली किसी आतंकी ने नहीं मारी थी, बल्कि आरएसएस समर्थित पुलिस अधिकारी की वो गोली थी। कांग्रेस नेता विजय के बयान के बाद महाराष्ट्र में सियासत हाई है। उज्जवल निकम एक बहुत ही प्रसिद्ध पब्लिक प्रोसिक्यूटर रह चुके हैं, और ऐसे बेबुनियादी आरोप जब कोई लगाता है, आपको पता चलता है कि उनके पास कोई मुद्दे बचे ही नहीं हैं। ये कहना कि कसाब को किसने मारा, कैसे मारा, एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपना काम करके उनको फांसी दिलाता है। और मैं मानती हूँ हम सब उज्जवल निकम जैसे साफ सुथरे कैंडिडेट्स को प्रोत्साहित करना चाहिए सक्रिय राजनीति में, ताकि प्रोफेशनल्स भी आए इस क्षेत्र में। मैं मानती हूं कि कांग्रेस के पास कुछ बचा ही नहीं मुद्दा के रूप में, शायद इसलिए उन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने जिस तरह से एक बार फिर अजमल कसाब को क्लीन चिट देकर हेमंत करकरे के मामले को हिंदू आतंकवाद से जोड़ने का काम किया है, ये लगातार हिंदुओं को आतंकवादी सिद्ध करके हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे, और अजमल कसाब जैसे आतंकवादी को क्लीन चिट देने का प्रयास कर रहे थे। उसी का एक हिस्सा है श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमान राहुल गांधी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा को
देश के सारे हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस आज भी हिंदू आतंकवाद के मनगढ़ंत सिद्धांत को प्रचारित प्रसारित करने में जुटा हुआ है। तो लगातार सियासत आई है इन दोनों मुद्दों को लेकर के। अब ऐसे में सवाल ये है कि आखिरकार शहादत पर सियासत क्यों हो रही है? सियासत का ये रूप, ये रंग देखने को क्यों मिल रहा है? क्या वोट बैंक की सियासत इतने निचले स्तर पर आ चुकी है कि मुद्दे बचे ही नहीं हैं? चलिए, हमारे साथ में मेहमान जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, विंग कमांडर हैं आप भारतीय वायुसेना के। बहुत स्वागत है प्रफुल्ल जी आपका न्यूज इंडिया पर। विजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। विजय जी आपका भी बहुत स्वागत। आदेश भारद्वाज कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप चारों का ही बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ सवाल आदेश जी से। आदेश जी, क्या आपको ठीक लगता है शहादत पर सियासत होनी चाहिए? ये बयान आपकी दृष्टि में जायज है? शहादत पे किसी सियासत की आवश्यकता नहीं है और शहादत पे चुनाव आयोग की भी गाइडलाइंस है। किसी भी सैनिक पे, किसी भी इस तरह के व्यक्ति के ऊपर इस तरह की राजनीति या इस तरह का शासक करने की आवश्यकता नहीं है और ना हमने कभी इस तरह की शासक की है। तो आप अपने लोगों को समझाते क्यों नहीं है कि इस तरह का बयान ना दिया करें? इस संदर्भ में किस व्यक्ति ने क्या कहा है ये जानने की आवश्यकता है, लेकिन ये शासक का इशू नहीं है, ना ही शासक की बात है। आज देश एक कठिन दौर से गुजर रहा है। देश के नौजवान बेरोजगार हैं, महंगाई आसमान छू रही है, भ्रष्टाचार आसमान छू रहा है, तमाम मुद्दे हैं। तमाम मुद्दे हैं सर, तो वेडेट्टीवार को ये बोलने की जरूरत क्यों पड़ जाती है कि जो हमला हुआ था उसमें गोली आरएसएस समर्थित पुलिस अधिकारी की थी, कसाब की नहीं थी? देखिए, किसने क्या कहा ये तो उससे पूछा जाएगा। कांग्रेस का ऐसा कोई मत नहीं है। उसकी निष्पक्ष जांच हुई। हेमंत करकरे जी का हम सम्मान करते हैं। उनको अशोक चक्र मिला, उससे सम्मानित किया गया। उन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। वो एक बहुत ही बेहतरीन हमारे ऑफिसर थे और एक मिशन उनके पास था। इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी गई जिसके अंदर उनकी शहादत हुई, लेकिन सरकार उनका पूरा सम्मान करती है और जो एक सम्मान, सर्वोच्च सम्मान है, वो हमने उनको दिया। जो ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर सुनील भी जुड़े हुए हैं और विजय शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। विजय शर्मा जी, आप क्या कहेंगे? आदेश जी कह रहे हैं ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है और जांच हुई है, हम सम्मान करते हैं करकरे जी का। ये तो बहुत विपरीत बात बोल रहे हैं। जी नमस्कार, मैं बताना चाहता हूँ, देखो ये कांग्रेस की परंपरा रही है जी। कांग्रेस ने हमेशा देश की सेना का अपमान किया है, उसको कमजोर करने का काम किया है और इतनी फहरिस्त है इनके लोगों की, इतने सारे बयान हैं कि ये अपने कांग्रेस के प्रवक्ता उनका जो है बचाव करते करते सारा समय डिबेट का इसी में निकल जाएगा। कोई मौका ऐसा नहीं होता है जहां इन्होंने देश की सेना का, पुलिस का, देश का अपमान ना किया हो। ये पहला टाइम नहीं है। इससे पहले दिग्विजय सिंह जी ने क्या बोला था, अगर अफजल ये नहीं पकड़ा जाता कसाब तो इन्होंने तो सीधा सीधा सारा ये आरोप ही मढ़ दिया था आरएसएस के ऊपर। तो इनकी जो सोच है वो बड़ी जहरीली है, तुष्टीकरण के आधार पर टिकी हुई है और प्रो पाकिस्तानी है। मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि ये पाकिस्तान में जाके किस तरह की भाषा बोलते हैं कि मोदी जी को हटा दीजिए फिर हम आपके साथ बात करेंगे। इनके मणिशंकर अय्यर इतने वरिष्ठ नेता है और वो पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए। अभी जम्मू कश्मीर में किस तरह की कहते हैं ये तो बीजेपी का लेने देना। अरे वहाँ सेना का जवान शहीद हुआ है, उनके घर में फैमिली में क्या गुजरी होगी और तुम इस तरह की इतनी हल्की बातें करते हो कि मैं टीवी चैनल के ऊपर आपके बारे में क्या बोलूं। आप हमारी देश की सेना दुश्मन सेना के सामने खड़ी होती है, आपके युवराज जाके वहां जाके बोलते हैं
और एम्बेसी में जाके चुपके मिलते हैं। वहां की एम्बेसी कहती है कि आपके युवराज जो है राहुल गांधी। ठीक है सर, काउंटर मैं लूंगी, लेकिन सभी से पहले एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। सुनील जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुद्दा बहुत बड़ा बन चुका है, शहादत पर सियासत का मोड़ देने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि सियासत के इतर क्या इस एंगल पर एक बार सोचना चाहिए क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो वोट बैंक के लिए इस तरह की सियासत कहां तक जायज है? तो ऐसा लगता है कि चुनाव के समय, चाहे राज्यों के चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के चुनाव हो, सेना को काम कर देना बंद कर देना चाहिए, एजेंसी को काम करना नहीं चाहिए। बिल्कुल मुझे लगता है कि एक ऐसे बिल की आवश्यकता है, जैसा विपक्ष ये चाहता है कि बिल्कुल शांति बनाए रखी जाए चुनाव के समय, चाहे राज्यों के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो। राज्यों के चुनाव होंगे तो एजेंसियों के दुरुपयोग की बात होगी, चुनाव वैसे होंगे तो कहेंगे कि सेना के ऊपर जो शहादत की बात करते हैं ये लोग, क्या चुनाव को ध्यान में रखते हुए सेना उसी हिसाब से काम करेगी क्या, या आतंकवादी सेना के चुनाव के हिसाब से काम करते हैं क्या? इस देश ने देखा है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान पास आने का प्रयास किया है तब भी बड़ी आतंकवादी घटनाएं झेली हैं इस देश ने। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कोई भी विरोधी राष्ट्र नहीं चाहता है कि हमारे देश में शांति रहे, और ऐसा तो चुनाव का समय है, तो चुनाव का समय ऐसा तो नहीं कहता है कि साहब कोई भी आतंकवादी घटना कर दिया, सरकार की तरफ से ऐसा आदेश हो कि न गोली चलाई जाएगी, मरना है तो मरिए आप आराम से, क्योंकि विपक्ष कहेगा कि साहब इसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, सरकार इसका फायदा उठाने का प्रयास करेगी। इतनी राजनीति गिर जाएगी, मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने भी कभी भविष्य में सोचा होगा कि राजनीतिक स्तर इतना गिरेगा कि सेना को नहीं बख्शा जाएगा, देश की एजेंसियों को नहीं बख्शा जाएगा, माननीय उच्चतम न्यायालय को नहीं बख्शा जाएगा। हर जगह टिप्पणी, आपके हिसाब से काम होगा तो स्वागत होगा, एक भी फैसला आपके विरोध में आ गया तो आप सवाल खड़ा कर देंगे। एजेंसियां आप देखिए, अभी भी किसी व्यक्ति के यहाँ 15-20 करोड़ रुपए पकड़े गए। 6 महीने पहले आपने देखा होगा, 6 महीने भी शायद नहीं हुए, 300 करोड़ रुपए पकड़े गए, और आप कह रहे हैं भ्रष्टाचार पर एजेंसियां कार्रवाई न करें। ऐसा कैसे हो सकता है? और तमाम राज्यों में मैं ठीक है, कार्रवाई से जुड़ा जो है सवाल है, तो मैं प्रफुल्ल जी के पास जाती हूँ। प्रफुल्ल जी, सियासत अब इस मोड़ पर आ चुकी है कि आंच वर्दी तक पहुंच गई है, और कहा जा रहा है कि ये एक पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है जिसका इस्तेमाल इलेक्शंस के लिए पर्टिकुलर किसी पार्टी की तरफ से किया जाए, चाहे वो पार्टी कोई भी हो। क्या ऐसा संभव है क्या? और अगर नहीं तो इस तरीके के बयान सुन के आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आती है सर? आपने जो ये बात कही है कि मेरे मन में प्रतिक्रिया आती है, क्या आती है, आप खुद ही सोच लीजिए मेरे मन में प्रतिक्रिया क्या होगी। ऐसे लोगों की बात सुनकर मैं तो ये सोचता हूँ कि वो कहाँ से उठ के चले आए हैं ये देश को डुबोने के लिए। जब यहाँ पे सन 47 से अब तक अगर ये हमने क्या कहते हैं पॉलिटिकल बॉडी पैदा करी है तो किया क्या है? ये तो जहर बोया है हमने। ये इसको तो चाणक्य ने कहा था उखाड़ के फेंकना चाहिए, जैसे उखाड़ के मट्ठा डालने वाली बात है, ये करना चाहिए। ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये देश के मामला है, और जो सेना है वो देश के माँ को बचाने के लिए, अपनी माँ को बचाने के लिए आगे आते हैं, ये पीछे बैठ के पैसा बनाने के लिए नहीं। तो इनको जो ऐसी बातें बना रहे हैं, जो जिन्होंने ऐसे ऐसे व्याख्यान दिए हैं, कृपया उनको यहाँ पे सामने बुलाइए और यहाँ पे बात कराइए। वो तो पीछे कुछ भी बात कर सकेगा, चाहे पुलवामा के बाद में थी, चाहे अटैक ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक था, वो कभी कहते हैं प्रूफ लाओ, कभी कहते ये लाओ। ऐसा लगता है ये पाकिस्तान की एजेंसी चलाने आ रहे हैं, यहाँ पे उनकी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चला रहे हैं। तो ये गेम जो है बड़ा ज्यादा नहीं चलेगा। अब मैं बता रहा हूँ, फौज तो नहीं, देश का बच्चा बच्चा फौजी बनकर इसको हटा देगा। ये दिन आएगा एक दिन कि ऐसे सियासतदारों को देश का हर एक बच्चा उठ के निकाल देगा, फौज को उठना ही नहीं पड़ेगा। ये बात आएगी एक दिन, ऐसा आदेश जी सोच के बात करनी चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी वेटीवार इस तरीके का बयान देते हैं,
आपके सहयोगी तेजस्वी इस तरीके का बयान देते हैं, डिंपल यादव इस तरीके का बयान देती हैं, बयानों की फेहरिस्त बहुत लंबी है सर। क्या आपको नहीं लगता है यहाँ पर प्रफुल्ल जी बैठे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया सुन के ये दाव उल्टा पड़ गया? बहुत सस्ती लोकप्रियता के लिए आगे बढ़ रहे थे आप। हमारी दुनिया की सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक सेना है और हम सब ने मिलकर इसको बनाया है। हमें अपने ऑफिसर्स पे भरोसा है, वो काबिल हैं, सक्षम हैं और हमारी सेना ने दुनिया का दुनिया का भूगोल बदल दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। हम सबको अपनी सेना पे गर्व है। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस सेना पे कभी कोई एफआईआर हुई तो मोदी जी के शासनकाल में हुई। किस व्यक्ति पे हुई ये आपको मालूम है जो है। तो आज तक इस देश में सेना के ऊपर एफआईआर नहीं हुई। दूसरा, पुलवामा के विषय में अभी एक साहब कह रहे थे, तो मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि उस वक्त वहां जो राज्यपाल थे उनका बयान आप देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था प्रधानमंत्री को, क्या कहा था दूसरे अधिकारियों को, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन सेना के साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा है, एमएन नरवाल साहब रिटायरमेंट के बाद बताते हैं कि जो 4 साल की अग्निवीर योजना आई है, हमने किसी ऐसी स्कीम को ना कहीं देखा, हमारे ऊपर लाके एकदम लागू कर दी गई। सर, आप अग्निवीर पर क्वेश्चन मार्क कर रहे थे, तब तक तो ठीक था, लेकिन अब आप आतंकी घटनाओं को भी प्रायोजित कहने लग गए सर। आतंकी घटनाओं को हमने प्रायोजित नहीं कहा, हम देश की सेना के साथ खड़े हैं। हमने सतपाल मलिक जी ने कहा, इनके दूसरे लोगों ने कहा, जो लोग वहां शासन में थे। विजय जी, काउंटर है आपका। उन्होंने क्या कहा ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि सेना का कहीं ना कहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। 2019 के चुनाव के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो पुलवामा में शहीद हुए थे, बैकड्रॉप पे उनका फोटो लगा के, और जो पहली बारी वोटर बना है, इन शहीदों के नाम पे वो वोट बीजेपी को करे, प्रधानमंत्री जी ने अपील की थी, जो कि पूरी तरह से चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का वायलेशन है। लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हुई। अभी भी प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की कई बातें की हैं। जिस व्यक्ति ने कहा है इलेक्शन कमीशन में वो शक्ति नहीं है, उन्होंने नोटिस भेजा पार्टी के मुखिया को, जेपी नड्डा जी को। गलत कोई कर रहा है, वायलेशन कोई कर रहा है, नोटिस XYZ को दिया जा रहा है। ये देश में इस तरह की घटनाएं पहली बार ही हो रही हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जो 2014 में बुलेट ट्रेन की बात करते थे, वो 2024 में आज भैंस की बात कर रहे हैं। सर, बुलेट ट्रेन पे हम बाद में आएंगे, अभी सैनिकों पर रहते हैं। और जवाब मैं प्रफुल्ल जी से लेती हूँ। प्रफुल्ल जी, कितनी सहमत है इनकी बात से? सेना पर पहली बार एफआईआर अगर किसी के शासनकाल में दर्ज हुई तो वो मोदी जी का शासनकाल। यहाँ पर पुलवामा पर भी क्वेश्चन उन्होंने किया कि तमाम जो वायलेशंस हैं वो किए गए हैं। ये देखिए, ऐसा है, ये हमारे आदरणीय जो बैठे को पैनलिस्ट, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मुझे नहीं पता कौन से एफआईआर की बात कर रहे हैं, पर अगर आप सेना के दुरुपयोग की बात और सेना की बात सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे को समय दीजिए, अब मैं आपको बनाना शुरू करता हूं। 62 के बाद जिस तरीके से हमारी उस समय की गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर ने फौज को हैंडल किया, वो दुनिया में एक सबक में शर्मनाक वाकया बन गया। उसके बाद 1967 की बात है, जब नाथुला में चाइनीज ने हमारे सैनिकों को मारा, 50 सैनिकों को मारा, तो उस समय वहां पे जनरल सगत सिंह राठौर को उसकी गवर्नमेंट ने, हमारी गवर्नमेंट ने हुक्म दिया आप कुछ मत करिए। वो तो सगत सिंह राठौर था, उसने गवर्नमेंट का ऑर्डर फाड़ के फेंक दिया और 498 चाइनीज मारे, और 20 साल तक अब उसके बाद में चाइनीज अंदर नहीं घुसे। समुद्रंजोंग में जनरल सुंदर जी ने ऐसा किया।
देखिए, सेना को जब पता चल जाता है कि ऊपर देश को डुबोने वाले बैठे हैं, तो सेना उनके साथ में किस तरीके से करती है। समदन चौक में एक पूरी ब्रिगेड उन्होंने इंडक्ट करी बाई एयर और समदन चौक को बचा लिया। हम चाइनीज के, जिसको कहते हैं ना, मारे डर के लैकी बन गए थे। अब वो भी, और धीरे धीरे हमारे मन से वो जो स्वाभिमान वापस आ रहा है, और वो स्वाभिमान दिखाई देता है। अब एक जगह कहीं एफआईआर की बात कर रहे हो, मैं तो ये भी पता है कि हमारे एक आर्मी चीफ ने चाइनीज को बैंडिकूट बोला था, तो उसको माफी मांगने का पार्लियामेंट में माफी मांगनी पड़ी। ये भी आपने दिन देखा है। ये क्या बात है? हमसे पूछिए कि गवर्नमेंट ने सेना को किस तरीके से को दुरुपयोग किया है। हर एक लड़ाई के बाद उनकी पेंशन कम होती है, हर एक लड़ाई के बाद उनके ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में उनको नीचा किया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी डरती है कि सेना तगड़ी हो गई तो पाकिस्तान, कंबोडिया, बर्मा की तरह कूडिटा कर देगी, तो आप सेना को कंट्रोल में रखिए। मारे ये डर है, जैसे बाप अपने बेटे से डर के रात को सोता नहीं है। ये हालत है, ये हालत कर दी थी। अब वापस आ रहा स्वाभिमान। सेना से पूछिए किस तरीके से 7 हाइट्स वापस ली, किस तरीके से कैलाश हाइट्स वापस ली। देखिए, ये सारी की सारी जो बातें हैं, ये सोच समझ के होनी चाहिए। ये सियासत नहीं करनी चाहिए। आप मेरे से डिफेंस एंगल पूछिए, मैं बताऊंगा। सियासत तो पैसे बनाने के लिए किया जाता है, यहाँ कोई देश प्रेम के लिए नहीं करता। तो ये आप ध्यान रखिए, जर और जमीन के लिए किया जाता है। आगे मेरा मुंह मत खुलवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार चर्चा लगातार जारी है, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आदेश जी से जवाब लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा का रुख वापस से करेंगे। प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, विंग कमांडर है भारतीय वायुसेना के। विजय शर्मा जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आदेश भारद्वाज कांग्रेस। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। सुनील जी, मैं आपके पास आऊंगी। प्रफुल्ल जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि सियासत का जो दौर अब देखने को मिल रहा है, जर और जमीन के लिए ये सारा खेल है, लेकिन सेना को बीच में ना घसीटें तो ही अच्छा होगा। देखो, प्रफुल्ल जी तो बहुत सीनियर हैं हम लोगों से, लेकिन पिछले 3 दशक से मैं पत्रकारिता में हूँ। इतना निचला स्तर मैंने कभी राजनीति का नहीं देखा। आरोप प्रत्यारोप होते हैं निश्चित तौर से, लेकिन इतना नहीं कि देश का सारा संविधान खत्म हो जाए, इतना नहीं कि आपके हिसाब से सारी चीजें होने लगे। निश्चित तौर से राजनीतिक लड़ाइयों में कभी कभी गलत कार्रवाइयां भी होती हैं, देश ने देखा भी है, और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। लेकिन इतना नहीं है कि आप उन एजेंसियों पे दुरुपयोग के आरोप लगाने लगे, या उन एजेंसियों पे आप संविधान खत्म होने की व्यवस्था में ऐसे तंज कसने लगे जहां जनता का भरोसा हो जाए। आप भी सत्ता में आएंगे, लेकिन जब एजेंसियों पर या संवैधानिक व्यवस्थाओं पर जब बड़े राजनीतिक दल ऐसे आरोप लगा करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, तो तमाम देशों में हमने देखा है कि जनता फिर सड़कों पर उतर आती है। तो कम से कम इतनी मर्यादा तो हमेशा रही है कि राजनीतिक आरोप कभी कभी लगते भी हैं, दुरुपयोग सदुपयोग जो है वो सब देखा गया है, लेकिन इतना दुरुपयोग की बातें कही जाए, इतना कहा जाए कि संविधान खत्म हो गया। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये देखिए कि 24 घंटे में 3-3 बार ऐसा मैंने देखा है। सुबह स्वागत हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, और शाम को फिर उसका विरोध हो रहा है कि देखिए साहब, संवैधानिक व्यवस्थाएं सारी खत्म हो गई। अब माननीय न्यायालय के ऊपर भी सरकारों का इतना दबाव है कि वो ठीक से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और फिर रात होते होते फिर स्वागत हो गया। तो ये मुझे लगता है कि देश समझता है इस बात को लेकर के कि आप किस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हम लोगों ने भी देश में देखी, और इस पैनल में बैठे हुए सारे लोगों ने देखा है, लेकिन इतनी मर्यादाएं टूटते हुए कभी नहीं देखी। सत्ता के लालच में आप सेना को घेरने लगे। पुलवामा हमले की अभी तक बातें जिक्र में होती हैं, लेकिन विपक्ष 4 साल हो गए पुलवामा हमले पर 10,700 पेज की चार्जशीट एनआईए ने दाखिल की, जिसमें 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट गई है। उस चार्जशीट को आप नहीं पढ़ना चाहते, उस चार्जशीट को आप नहीं देखना चाहते, तो उस चार्जशीट पर। और खास बात ये भी है कि अगर ये उस चार्जशीट को नहीं देखना चाहते, उस चार्जशीट को नहीं देखना चाहते, तो फवाद चौधरी का वो एक्स पर बयान सुन ले, जिसमें वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इज ऑन फायर। सर, इसको क्या कहेंगे आप? सेनाओं के आतंकी हमले को लेकर के जब जवान मारे जाते हैं तो आप कहते हैं कि प्रायोजित है, पब्लिसिटी स्टंट है, चुनावी स्टंट है ये,
उसको क्या कहेंगे? फवाद चौधरी कह रहे हैं राहुल गांधी इज ऑन फायर, इस पे भी बता दीजिए सर। आदेश जी, जी ये सवाल मेरा आपसे ही था सर। मैं बड़ी जिम्मेवारी से आपको कहना चाह रहा हूं कि सतपाल मलिक जी वहां के राज्यपाल थे, उन्होंने क्या कहा उसको उसको समझने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये सीआरपीएफ के लोग मेरे से ये हवाई जहाज मांगते तो मैं इनको सहज एयरक्राफ्ट मुहैया करा देता, लेकिन गृह मंत्रालय ने क्यों इनको मना किया और कितने दिन तक फाइल लटका के रखी और किन परिस्थितियों में इनको एयरलिफ्ट नहीं किया गया, क्यों इनको रोड से जाने दिया गया, और जब रोड से गए तो किसी तरह की कोई पेट्रोलिंग और कुछ नहीं थी। ये तमाम चीजें जो है वो एक बड़े विषय हैं, लेकिन आज देश के अंदर मुद्दा जो है ये तो है ही, लेकिन इनके साथ साथ किसानों का, नौजवानों का, महंगाई का, बेरोजगारी का, भ्रष्टाचार का, ये तमाम चीजें हैं। देश चुनाव के मुहाने पे खड़ा हुआ है। 2 फेज का चुनाव हो गया है, 1 फेज का कल होने जा रहा है। तो जो देश के ज्वलंत मुद्दे हैं वो महत्वपूर्ण 2 फेज का चुनाव आदेश जी हो गया है और आगे के फेजेस के चुनाव बचे हुए हैं, तो बयानों में जितना छिछला स्तर हो सकता है दिखाना बाकी रह गया है, सब दिखा देंगे क्या? कोई मर्यादा नहीं। कांग्रेस तो सर मर्यादा के लिए जानी जाती है। किस तरह के बच्चों का शोषण कर रही है, किस तरह से गलत नीतियां बना के इस देश को कमजोर कर रही है, किस तरह से गलत नीतियां बना के लोगों को ऐसा बना दिया कि वो अपने घर परिवार के लिए राशन भी नहीं खरीद सकते। 80 करोड़ लोगों को सरकार को 5 किलो आटा गेहूं देना पड़ता है। ये देश में इनकी उपलब्धि है। सर आटा सरकार बांट रही है तो आटे पर वोट मांगिए। बात करते थे सर आटा सरकार बांट रही है तो आटे पर वोट मांगिए, की बात करने लगे, गरीबी पर मांगिए, शिक्षा पर मांगिए। शहादत पर क्यों आ गई कांग्रेस? गरीबी शिक्षा कम पड़ गई थी कि आपको वर्दी के अंदर जवान की छाती छीलकर जो गोली घुसी है उस तक जाना पड़ गया? लोगों को इस लायक बनाएंगे कि नौजवानों को रोजगार मिले। लोगों सर रिपोर्ट्स पढ़िए, आदेश जी रिपोर्ट्स पढ़ के डिबेट में बैठा करिए। कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान प्रायोजित ये पूरी घटना होती है और भारत इंटरनेशनल मंच पर ये तमाम प्रमाण रख चुका है। एक बार नहीं कई बार रख चुका है सर, लेकिन विपक्ष को समझ में नहीं आता है। बनाने वालों के साथ खड़े होके उनसे पैसा नहीं खाएंगे। हम राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, विजय जी काउंटर है सर आपका। इन कानूनों को मजबूत करेंगे। जहाँ पे चेयरमैन के ऊपर तलवार लेके बात तो मैं नहीं सुन पाया और मैंने थोड़ा सा बाद में सुना है मैंने। मुझे आदेश जी 2-3 चीजों का जवाब दे दीजिए आप, और कहीं नहीं जाते हैं। आप कहते हो आपने 60 साल से ज्यादा राज किया है, फिर आप क्वेश्चन उठाते हो। आपके तो युवराज जी की दादी जी, नाना जी, पिताजी, चाचा जी, मम्मी जी, सारे लोग गरीबी हटाने गए थे। फिर देश में गरीबी, आपके तो राजीव गांधी जी कहते थे 1 रुपया 15 पैसे जाते हैं। तो आप डाइवर्ट करना चाहते हो, आप फौज की बात कीजिए। आप मुझे बताइए जम्मू कश्मीर में किस तरह से हमारे फौजियों के सर काटे जाते थे। आप भूल गए हेमराज का सर कैसे फुटबॉल बनाया था पाकिस्तानियों ने। आप भूल गए बॉम्बे के अंदर किस तरह से रोड के ऊपर उन्होंने की थी। और हमारे प्रधानमंत्री शर्मनाक बातें करते थे उस टाइम मनमोहन सिंह जी कि हम 2020 नहीं खेलेंगे। किस तरह से नवाज शरीफ हमारे प्रधानमंत्री के लिए बोलते थे कि ये तो औरत जो है देहाती औरत है, उसकी तरह चुगली करती है। आपको शर्म आनी चाहिए। देश को कमजोर कर रहे हो आप, सारी संस्थाओं को कमजोर कर रहे हो आप। कोई संस्था मणिपुर में प्रधानमंत्री जा नहीं पाते, मणिपुर में नहीं जाते। हमारे होम मिनिस्टर 3 दिन रुक के आते हैं मणिपुर के अंदर, वहाँ पे 3 दिन कैंपों में रुक के आते हैं। ये दशकों पुरानी समस्या है। आप अफीम की खेती वहाँ करवाते थे, पूर्वोत्तर में हम बाढ़ लगाने का काम करवाते थे। पूर्वोत्तर में हम बाढ़ लगाने का काम कर रहे हैं। हमने 71 पार्लियामेंट के चंद कदमों की दूरी पे हमारी महिला कर दिया है। महिला पहलवानों का शोषण होता है। कश्मीर में 370 हटा के आपने क्या काम किया है? बलात्कारियों के बेटों को सम्मान मिलता है।
जो बाबा साहब का बलात्कार कर आदेश जी कांग्रेस की एक बहुत बड़ी समस्या है, जानते हैं क्या है सर? और कांग्रेस नहीं, संपूर्ण विपक्ष की। आदेश जी मेरा सुन लीजिए, संपूर्ण विपक्ष की एक बहुत बड़ी समस्या मौजूदा समय में है, वो क्या है समझ लीजिए। आप मुद्दा छोड़ के सब पे बात करेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में गाड़ लेना चाहते हैं। जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो सवाल का जवाब दीजिए। विकास पर, शिक्षा पर आप बात क्यों नहीं करना चाहते? उस पर वोट मांगे। आपको जवान की वर्दी के अंदर घुसने की क्या जरूरत पड़ गई सर? मुख्यमंत्री रहे चन्नी, आपको वो कहते कहना चाहता हूं कि आपका प्रेस्टिजियस आपने चैनल है, फौज को निहत्था कर दिया आप था। वरिष्ठ पत्रकार हैं। पत्रकारिता ये नहीं है कि जो सरकार बताए उसका भोंकू बन जाए पत्रकार। आदेश जी, पत्रकारिता वो है कि जो आदेश सरकार जी, की बारी होती आप है, मुझे नहीं वो सिखाएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है। आप मुझे सर नहीं सिखाएंगे कि पत्रकारिता क्या होती है। और दूसरा विषय, मेरी बाकी की डिबेट्स उठा करके देखिए, ये आरोप लगाने से पहले आप डिबेट्स उठा करके देखिए। जो सच्ची बात बोलेगा उसी को ऊपर आरोप लगाएंगे आप। अगर सरकार के 30 दबाव करोड़, में 300 उनके करोड़ ईडी, करोड़ सीबीआई, पकड़ेगी। पत्रकार उसको बीजेपी कहाँ कहाँ जाएंगे सर आप? सरकार के सुप्रीम भोंकू कोर्ट नहीं अगर कोई होते। फैसला पत्रकारिता आपके होती है हक में ना दे तो सुप्रीम कोर्ट जो तो कदम सरकार उठाएगी छिपाती है आप। उसको लेके आती है। आप पत्रकारिता हर वो उस है चीज- आप जो संविधान से प्रतिज्ञा ऊपर हो। मिश्रा ने किया था। आप जब हर हाथरस क्या में वो आप संविधान गद्दारी को आपने बदलने का काम जलाया किया। जा अरे, रहा ऐसे था, आपने ना काम हिंदू किया था। धर्म के, ना हिंदू धर्म और रीति रिवाज का पालन किया गया, जब ना उसके परिवार को जब सुपारी आपकी दी गई, केंद्र में और सरकार प्रशासन थी और रात को उत्तर जला प्रदेश रहा में था। पत्रकारों वो के खिलाफ पत्रकारिता हल्ला है। बोल हो रहा मैं था, नमन तब करता क्या हूँ कर रहे थे? सरकार को, आपने तो मोदी जी जिसने उस मंदिर परिवार गए, को उस पे भी इंसाफ उंगली दिलाया। उठाई। रात में मिट्टी आप के तेल बताइए, के द्वारा जिस आप बच्ची तो को मुस्लिम जलाया जा रहा था, तुष्टीकरण में डूब गए हो। उसको आपके पत्रकारिता प्रधानमंत्री कहते बोलते हैं। हैं कि सरकार ने वहाँ पे मुसलमानों का कुछ आपको कहाँ से मालूम पड़ा कि मिट्टी आप के वक्फ तेल बोर्ड से पे जलाया गया? 123 प्रॉपर्टी ये राष्ट्र धर्म नहीं होता। आचार ये भी संहिता लगने से वो पहले पत्रकारिता है। 2014 में। उस पत्रकारिता ये की आप देश को बैंकों आवश्यकता है। को सरकार बैंक बताया। करने के लिए छोड़ ये दिया मोदी जी था। रहे, अर्थव्यवस्था लेकिन को सरकार को आपने आईना चौपट कर दिखाए। दिया था। भटकी हुई सरकार को रास्ते पे ले गए। सर आप क्या कहना चाहते हैं? आदेश जी आप क्या कहना चाहते 2000 के नोट हैं? में आप चिट्ठी जवानों बता दो, की ये शहादत सरकारी की नहीं है। धज्जियां 2000 के उड़ाइए नोट को और सरकार हम 5 आपके साल नहीं बयान चला पर सकी। ताली बजाएं। बात कर रही है किसने तो बताया? कैसी हंसी आदेश जी कर रहे हो? आप किसने क्या चिट्ठा कहना बताया? चाहते आप हैं? मुझे बताइए आप नेता का नाम। जवानों की शहादत की चैनल पे धज्जियां मैं उड़ाएं बिल्कुल और ये हम ताली कहना बजाएं चाहता तो हूं। हम मैं जायज बिल्कुल- पत्रकारिता कर रहे हैं। ये नहीं हो पाएगा सर, ये नहीं हो पाएगा। मुझसे तो फिलहाल नहीं हो पाएगा। आप ये अपेक्षा कहीं और कीजिए। मेरा उनसे अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने पत्रकारिता के धर्म को निभाएं और इस देश को सही रास्ते पे ले जाएं। आप सर सियासत और लोकतंत्र का धर्म निभाइए। जवाब दीजिए। गरीबी, विकास और शिक्षा की बात कर रहे हैं तो आपको शहादत पर क्यों आना पड़ा? लेकिन वो पत्रकारिता ने अपना धर्म छोड़ दिया है। अब किन कारणों से उनको एनालिसिस करने की आवश्यकता है। जब कोई पत्रकार जी मुझे ये बताइए, विकास जी, विकास जी, आदेश जी आपको मैं अपनी एजुकेशन डिग्रियां भिजवाऊंगी, आप चिंता मत कीजिए। केस दर्ज हो जाता है। मैं आपको भिजवाऊंगी अपनी एजुकेशन डिग्रियां और बताऊंगी कि कितनी आधिकारिक पत्रकार हूं मैं सर। विजय जी, बेशरम लोग हैं, बच्चों को इनको नमक के शर्म नहीं साथ रोटी आती। खिलाई जाती है और वो इन्होंने इसको निपटा। दिखाता है, मैं बताता तो हूँ उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है। 2012 में हमारे ये रक्षा साफ मंत्री होना कहते चाहिए हैं पत्रकार हमारे है, पास रक्षा के लिए लेकिन पैसे नहीं है। सरकार ये मोदी सबको सरकार जेल है में जिसने डालने का रक्षा काम बजट को करती है। बढ़ाया है। आप मुझे बताइए, हमने चिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे हेलीकॉप्टर, राफेल हमने क्या नहीं खरीदा है? आज हमारा जो 500 अरे करोड़ का भैंस का निर्यात बता दो उसको ना हमने भाई। 22,000 करोड़ के बुलेट आसपास ट्रेन पहुंचा तो दिया आएगी। निर्यात रक्षा में। भैंस छीन कैसी? के ले जाएंगे। क्यों देश अरे को गुमराह कर रहे हो? बुलेट ट्रेन भी आएगी। आप राम मंदिर के बारे में भी ऐसे ही कहते थे कि आप तिथि नहीं बताओगे, आज राम मंदिर भी बन गया। आप 80 करोड़ के लिए यही बोलते थे कि ये चुनावी स्टंट है, चुनाव बाद आप इसको बंद कर दोगे। आज हमने चला दिया तो आप कहते हो कि लोगों को फ्री में बांट रहे हो। आप अगर हम किसी गरीब की 2000 का सहायता नोट करना भी आप चाहते ही हैं, लेके आपको आए मिर्ची थे। लगती है। जो अपने आप मुझे द्वारा बताइए, लाया आपको हुआ किसने रोका 2000 था? का नोट भी 5 साल नहीं चला सके। वो कहते हैं 2047 में देश को ये बना देंगे। 2000 का नोट भी आप चला नहीं पाए। अब नोट की बातें इसलिए करने लगे। लाए थे, आप बताइए आपका विजन क्या है 2047 का? 8,000 करोड़ आप रुपए बताइए उसकी छपाई पे 2029 खर्च हुआ तक की था। आपके पास क्या नीति है? 8,000 ना करोड़ नीति है, ना रुपए नीयत उसकी है छपाई पे आपकी। खर्च हुआ था। आप भ्रष्टाचार में डूबे हो, एक परिवार को बचाने के लिए लगे हो। सारी पार्टी भ्रष्टाचार को, इनका इंडी गठबंधन सारा भ्रष्टाचारी है। सारे भ्रष्टाचारी लोग अपने परिवार और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने में लगे हुए हैं।
तो अपने घर देश में का खुशी मनाता देश का है। 140 लेकिन आपने करोड़ 3 लाख कारखाने बंद जितना कर भी दिए है वो और सब 15 समाज करोड़ समझ लोगों चुका को है, आज से रोजगार नहीं उनको समझ मिलेगा। में आ चुका है ये आपकी कि आप ठीक है। किस तरह से देश को प्रफुल्ल जी, कमजोर करने का काम प्रफुल्ल कर जी, रहे हो, संविधान प्रफुल्ल को जी, कमजोर करने ये का काम कर रहे हो। तो बीजेपी कांग्रेस का रोज का है ये सर। आपकी सरकार की गलत नीतियों के बीजेपी कारण कांग्रेस का देश के रोज का है गरीब सर। लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ मैं रहा है। आपके पास आऊंगी सर। जिस तरीके से लगातार आरोप पर आरोप कांग्रेस से उनके पक्ष के सवाल पूछे जाएं तो हम अच्छे हो जाते हैं, तारीफ ये करके देश जाते का हैं, एजेंडा है, और ये कांग्रेस का जब एजेंडा नहीं है। आपसे सवाल पूछा जाएगा हमारे चुनाव सर घोषणा पत्र के 28 नंबर पेज पे लिखा तो है आप कि 30 हमसे लाख लोगों को रोजगार देंगे हमारी दिसंबर नीयत तक। पर, हमारी पत्रकारिता पर सवाल उठाएंगे। प्रफुल्ल जी क्या आपने कहेंगे सर? 70 साल में कितने रोजगार दिया, आप बताइए मुझे। आपने कितनी सरकारी नौकरी दी? झूठ बोलते हो चैनल के ऊपर। प्रफुल्ल जी, प्रीति जी, मैं क्वेश्चन आपका क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे से पूछिए, मैं आपको जवाब प्रफुल्ल दूंगा। जी, बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, सीधा जवाब कोई देना नहीं चाहता। मैं ऐसे में ये समझूंगी आपसे, आप तमाम दर्शकों को बताइए कि जिस तरीके से शहादत का सियासीकरण हो रहा है, क्या वाकई पहले कभी ऐसा देखने को मिला था क्या? मैं आपको एक बात बता दूं जी कि ये जो आप मुद्दा डिस्कस कर रहे हो ये बहुत सीरियस है। बिल्कुल। अब मैं आपको छोटा सा इसका विश्लेषण करता हूं। हम जितने सब बैठे हैं ये सब एक माँ के बेटे बैठे हैं और सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इस समय देश की सुरक्षा की। बिल्कुल। ये इलेक्शन इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब आपत्ति आती है तो जब आपके 5 लाख कश्मीरी पंडित हटाए गए, उनकी औरतों को 6 महीने तक रेप किया गया, उनकी बॉडी काटी गई, तब तक एक एफआईआर नहीं था और अभी भी नहीं है। एक जब आर्मी को हमने पूछा कि हम क्या करें तो उनको कहा तुम चुप रहो। ये बात क्यों हुई? और अभी तक किसी भी टेलीविजन चैनल पे कश्मीरी पंडितों का सवाल नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछा जाता? बॉम्बे हाई जो दिखा रहे हो आप, यहाँ पे जो बॉम्बे का जो होटल दिखा रहे हो, ये क्यों हुआ? ये किस लिए हुआ? 70 साल तक 60 साल तक बैठे हुए थे, सिक्योरिटी अरेंजमेंट इतना भी नहीं था, क्यों ऐसा हुआ? इसका जवाब कौन देगा? इसकी इंक्वायरी कब होगी? कश्मीरी पंडितों की इंक्वायरी कब होगी? ये सारा का सारा जो है ये हमको तब समझ आएगा कि हमको सबको मिलके बैठ के ये डिसाइड करना है इस समय इंपॉर्टेंट क्या है। और इलेक्शन जीतना है तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जिन जिन के आपने नाम लिए वो तो सब पार्टियां बदल रहे हैं। वो तो दोनों बार पार्टी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। देखिए पंजाब की बात है, जब आपने कहा कि बॉर्डर को 50 किलोमीटर बीएसएफ को दे दो पंजाब में, गुजरात में और बंगाल में, तो लोगों को बदहजमी हो गई, हार्ट अटैक होने लगा। क्यों? क्योंकि जो वेपन गिरते हैं और ड्रग्स गिरते हैं, जो ड्रोन लेके आते हैं, उनको उनके हाथ नहीं लगेंगे क्योंकि वह वर्दीधारी आ गए हैं। ये प्रॉब्लम आने लगी। मैं ये बता रहा हूं आपको, ये सबसे बड़ी शर्म की बात है। पहले हमें ये बीमारी दूर करनी पड़ेगी, फिर आके सियासत। और आप जिस बीजेपी और कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो कल दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, फिर क्या करोगे आप? ये तो रोज का खेल है। मैं एमएलए कैसे खरीदे जाते हैं? होटल में चले जाते हैं, 40-40 करोड़ रुपए दो और एमएलए खरीद के चले जाओ। फिर लोगों जी हमारा बंदा है, इसका बंदा है। कोई कि कश्मीर का जो राज्यपाल था वो किसी का नहीं था। वो कल इधर बैठा होगा, फिर परसों उधर बैठा होगा। तो ये सब भूल जाइए। हमारे को, मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं अपने खून से लिखने को तैयार हूं इस बात को कि सबसे बड़ी समस्या अभी हमारी देश की सुरक्षा है। उसको बचा के रखिए। चारों तरफ देखिए हमारी पुरानी सियासत के कारण क्या हुआ है। नेपाल से हाथ धोना पड़ गया हमको, भूटान ने हमको थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, ये बांग्लादेश, श्रीलंका, ये हर जगह, कोको आइलैंड, ये कच्चावेचू जिसकी अभी बात हुई थी, ये आइलैंड, मालदीव्स, ये सारा आपके हाथ से क्यों निकल गया? ये इसलिए निकल गया कि हमारी नीतियां जो हमने बनाई थी सन 47 से वो बिल्कुल बेकार थी। उनको रीराइट करना पड़ेगा, सबको बैठ के लिखना पड़ेगा और तब बात बनेगी। हमारे को ये रोज की कांग्रेस बीजेपी में या समय बर्बाद करके आप सिर्फ अपने टेलीविजन का टाइम बर्बाद कर रहे हैं।
ये लोग तो कल इलेक्शन में जाएंगे, बिक जाएगा, कोई 48,000 करोड़ में बिकेगा, कोई 50 करोड़ में बिकेगा। जैसे आईपीएल के मैचेस होते हैं वैसे ये होना शुरू हो गया है। तो ये मैं बता रहा हूं प्रीति जी, ये बहुत सीरियस मामला है। हमारे सब सज्जन हैं, हम सब एक हैं, एक ही माँ के सब बेटे हैं। कोई ये कांग्रेस का बिल्ला और बीजेपी का बिल्ला कोई काम नहीं आता। आपका बेटा फौज में जाएगा, आपका फादर फौज में होगा, ये सब हमको अपने देश की रक्षा की बात करनी है कि ये चुल्लू पुल्लू चीजों के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रीति जी कह रहा हूं कि हमको समझना पड़ेगा, सियासत करनी है, अपनी जगह सियासत करो, इसको गंदे तरीके से मत करो। और खासकर जो बेटा आगे आपकी माँ को बचा रहा है उसके ऊपर आंचल ना आने दो, नहीं तो कल वो आपको भेजेगा कि चलो पॉलिटिशियन तुम जाओ लड़ने, हम यहाँ रहेंगे, पैसा बनाएंगे। फिर क्या होगा साहब? वो दिन आना नहीं चाहिए। अगर वो दिन आ गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मैं फिर से इल्तजा करता हूं कि हमको अब सोच समझ के आपको अपने स्टेटमेंट्स बनाने हैं, हमको ध्यान से रखना है। आदेश जी अब मैं आपके पास आऊंगी सर। प्रफुल्ल जी ने बहुत भावनात्मक बातें बोली हैं। मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस की कुछ तो अंतरात्मा की आवाज ने कुछ तो कहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि बयान का स्तर मंगलसूत्र वर्सेस जवान की शहादत की सियासत नहीं होता है सर। इस बात को समझ लीजिए। वो मुसलमान करेंगे तो आप जवान करोगे, वो मंगलसूत्र करेंगे तो आप जवान करोगे, ये नहीं होता है सर। देश की सुरक्षा, संप्रभुता, सम्मान, शहादत, ये ऐसे विषय हैं जो टच नहीं करना चाहिए। पेट्रोल में माचिस की तीली नहीं दी जाती है सर। वाला मालदीव हमें आंखें दिखाता है। ये सरकार का फेलियर है। सरकार इस्तीफा नहीं लेती विदेश मंत्री से। कनाडा में हमारे इतने लोग रहते हैं, हम उनके पासपोर्ट वीजा बंद कर देते हैं, वो हमारे बंद कर देते हैं। ये संबंध सुधारने आते नहीं है, अच्छे संबंधों को खराब करते हैं। आसाम की पुलिस, मिजोरम की पुलिस पे गोलियां चलाती है, वहां के 5 जवान मर जाते हैं। ये इनको करना आता है। आज तक हमारे संबंध सिर्फ पाकिस्तान से अच्छे नहीं थे, हर पड़ोसी देश से अच्छे थे, लेकिन आज एक दूसरे राज्यों के संबंध भी खराब कर दिए हैं। आसाम की पुलिस ने 5 जवान मार दिए, मिजोरम के जो है। प्रफुल्ल जी काउंटर है, प्रफुल्ल जी काउंटर है आपका। नहीं, मैं काउंटर नहीं कर रहा इनको, मैं सिर्फ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आदेश जी सुन लीजिए, हमारे जो रिलेशन है वो पाकिस्तान चाइना से ही नहीं खराब है, वो आज से 50 साल 60 साल पहले खराब होने शुरू हो गए थे। भूटान ने तो हमें थ्रेट डिक्लेयर कर दिया था, वो तो अभी उनको समझा बुझा के उनकी डॉक्ट्रिन चेंज कराई है। फिर देखिए ये सारा का सारा जो हमने खिलवाड़ किया था नेपाल के साथ में, उसका नतीजा ये निकला कि आज नेपाल जो है हमारे को जूता दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है? क्यों कि हमने उनको ठीक से संभाला नहीं। आपने किसने दिया श्रीलंका में कच्चा वेतु आइलैंड, कोको आइलैंड किसने दिया? जब आपको ये पाकिस्तान का आइलैंड मिल रहा था तो हमने क्यों नहीं दिया? ये सारी की सारी चीजें ये आज से 50-60 साल पहले हुई थी। आदेश जी, नेपाल के अंदर एक बहुत छोटा मुद्दा था सर, फाइबर लाइन। इंडिया हाई स्पीड फाइबर लाइन दे रहा था नेपाल को, लेकिन उसके बावजूद चाइना से फाइबर लाइन ले ली नेपाल ने। वो किसके समय में हुआ सर? आपके समय में। हम नेपाल से अपनी जो मैत्रीपूर्ण संबंध है उसको सुरक्षित नहीं रख पाए। इसका जवाब कौन देगा? जबकि नेपाल तो हमारा इतना आक्रामक पड़ोसी नहीं था। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, सुषमा स्वराज जी के समय में हुआ। सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी। क्यों देश को गुमराह करने पे लग रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं, अपने दर्शकों को सच दिखाओ, अपने दर्शकों को सच दिखाओ। किस तरह से नेपाल मदद लेता है चाइना से। इनके शासनकाल में काउंटर है सर आपका। हमने लक्षद्वीप को मुस्कुरा रहे में ले लिया, वहां के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, वहां के सेना ने, हमने जाके उसको रातों रात आजाद कराया। राजीव गांधी जी ने, वह पानी का क्राइसिस आ गया, मोदी जी ने पानी भेजा, उसके बाद संबंध खराब है। क्यों खराब
जवाब है। आदेश जी को जितना चिंतन करने की पढ़ाया जाता आवश्यकता है है। उसके अलावा बोलना कर्नाटक से उन्हें आती हमारे नहीं है। आदेश जी को ये पता होना चाहिए कि पहले की प्रफुल्ल बख्शी साहब बहुत सीनियर हैं, ये समझेंगे इस बात को कि पहले हर विदेश देश की सीमाओं के की सम्मान इसी वजह करने से की तब बात होती करते थी हैं। कि हमारे देश में रहने वाले प्रधानमंत्री ने स्टैंड लिया लोग नाराज न हो जाए, यूक्रेन और इजराइल की उनका लड़ाई बड़ा में विशेष ध्यान कि रखा जो जाता था। यूक्रेन के साथ तो खड़े जब होकर ऐसी 4 दिन बाद सरकारों ने वापस निर्णय जाते लिए हैं हों तो देश तो कि मुकरेगा। फिलीपींस की अब सीमाओं का उस सम्मान भुगतने होना के ऊपर भी चाहिए। आप नहीं सवाल ये खड़ा तो कर रहे तुरंत हैं। ताजा बातें हैं। निश्चित तौर से कड़े निर्णय लेकिन तो देश को लेने गुमराह पड़ेंगे करते हैं। और जो मोदी जी की सरकार के रहते हुए जो बड़े निर्णय लिए हैं आदेश में, इस बात को मानिए। रट्टू तोता मत बनिए। अगर रट्टू तोता की तरह आता है, कोई सवाल का जवाब नहीं है तो मीडिया को घेर लीजिए, कोई जवाब आपके पास नहीं है तो मीडिया पर सवाल खड़े कर लीजिए। अपने नेताओं पर सवाल खड़े नहीं करेंगे। आप पंजाब का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री ये सवाल खड़े करेगा और आप कहेंगे मीडिया सवाल क्यों कर रही है? भाई मीडिया का सवाल क्या है? उस पूर्व मुख्यमंत्री को आपने एक नोटिस नहीं दिया, कोई वरिष्ठ प्रवक्ता ने खंडन नहीं किया, आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक लाइन उसके ऊपर नहीं कही और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब हम तो ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं। अरे आपके कहने से क्या होता है? आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है पूर्व मुख्यमंत्री के बयान पर। राहुल गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, सोनिया गांधी चुप्पी साधे हुए हैं, किसी राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कोई बयान उस पर नहीं दिया और आप कहेंगे मीडिया पर सवाल खड़ा कर दो। यदि आपके पास कोई जवाब नहीं है तो 2 मिनट बचे हुए हैं। विजय जी आपसे मैं क्लोजिंग रिमार्क लूंगी। विजय जी क्लोजिंग रिमार्क, उसके बाद आदेश जी के पास जाऊंगे। जी हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं। इसको विजय जी। देखिए ये कांग्रेस पार्टी से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि ये मुस्लिम लीग का जी घोषणा पत्र बताया गया। जी कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा है। ये आप देखेंगे सोनिया गांधी जी आतंकवादी जो मारे जाते हैं और हमारा एक इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का शहीद हो जाता है तो सोनिया जी रात भर रोती हैं, उन आतंकवादियों के लिए रोती हैं। तो इनका ये इतिहास रहा है देश को कमजोर करने वाला। देश को इन्होंने, देश की सेना को इन्होंने निहत्था करने का काम किया था। आदेश जी से इन्होंने दलाली, आदेश जी आपका क्लोजिंग रिमार्क्स, जो अगस्ता वो हेलीकॉप्टर था उसमें ली थी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट सर। ली थी आदेश जी ये इनका तो ये प्रधानमंत्री जी 15 साल तक कंटिन्यू बने रहना चाहते हैं जबकि लोग पसंद नहीं कर रहे। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। आदेश जी एक सवाल है मेरा, उसी में आप क्लोजिंग रिमार्क दे दीजिए, स्टेटमेंट दे दीजिए। आप बात शिक्षा की करना चाहते हैं, आप बात रोजगार की करना चाहते हैं, आप बात किसान न्याय की करना चाहते हैं, लेकिन अपने लोगों को आप समझा नहीं पाते हैं कि शहादत पे बयान मत दे देना। आप उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं कर पाते, आप उनके विचार को चेंज नहीं कर पाते हैं। आप बात जो है वो शिक्षा पर करना चाहते हैं। कैसे होगी शिक्षा पर बात सर? जब बयान शहादत पर आएंगे तो बात शिक्षा पर होगी कैसे सर? इस तरह का सलूक होना चाहिए। इन 4 साल की नौकरियों का विरोध करते हैं। सरकार में आने के बाद इसको खत्म करेंगे और जिस तरह की सेना में भर्ती होती थी वैसी भर्ती करेंगे। जो कल पेपर लीक हुआ है 24 लाख बच्चों के साथ धोखा हुआ सर, कांग्रेस को समझाया तो जा नहीं सकता, लेकिन जाते जाते मुफ्त की राय दे रही है। आदेश जी मुंगेरी लाल सर, के सपने कांग्रेस को देखने नहीं में कोई समझाया टैक्स जा नहीं लगता। सकता और विपक्ष को नहीं समझाया जा सकता, हमने या यूं फौज को कहूं कि सशक्त करने राजनीतिक का दलों काम को नहीं किया है। समझाया जा सकता, आप हमारा रक्षा लेकिन बजट जाते देखिए, जाते मुफ्त की आप राय दे हमारी रही यूनिट देखिए। शहादत, सेना, सम्मान, देश की संप्रभुता, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं, राय देते हैं हम। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं सर, हमने इनको अगर टच करेंगे तो जल जाएंगे। आप मुझे बताइए, आपने 50 साल बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। तो आपने सुना, देखा, समझा कि किस तरीके से सियासत चरण दर चरण चुनाव के अपने स्तर भी गिरा रही है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको समझना है कि कोविड के समय पर जो परेशानियां हुई थी, स्वास्थ्य सुविधाएं, आपके घर में जो बच्चे हैं शिक्षा, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन, जो महिलाएं हैं उनको सुविधा, सम्मान और सुरक्षा कौन देगा? बाकी मुद्दों को दरकिनार कर दीजिए, इन मुद्दों पर ध्यान रखिए, क्योंकि सरकारें और उम्मीदवार पार्टियां बदल लेंगे, लेकिन आपका भविष्य आपके हाथ में है। वक्त छोड़ने से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।